दोस्तों, आज से कुछ साल पहले एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड में एक स्पीच दी थी, जिसका हिंदी वर्जन हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आप भी स्टीव जॉब्स द्वारा बताई गई हर एक बात को अपनी जिंदगी में उतार सके, जिससे आप भी सक्सेस की बुलंदियों को छू सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद। मुझे गर्व है कि आप आज मेरे साथ हैं, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक से संबोधित हो रहे हैं। सच कहूं, मैंने कभी कॉलेज से स्नातक नहीं किया है और यह मेरे लिए एक कॉलेज स्नातक समारोह के बहुत करीब पहुंचना है। आज मैं आपको अपने जीवन के 3 किस्से सुनाना चाहता हूं, बस इतना ही। कोई बड़ी बात नहीं, बस 3 कहानियां। पहली कहानी डॉट्स को जोड़ने की है। मैंने रीड कॉलेज 6 महीने के बाद ही छोड़ दिया, लेकिन और 18 महीने तक मैं एक रैंडम छात्र के रूप में रहा। सवाल है कि आखिर मैंने कॉलेज क्यों छोड़ दिया। दरअसल इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले ही हो गई थी। मुझे जन्म देने वाली माता एक युवा अविवाहित स्नातक छात्र थी और उन्होंने यह निर्णय लिया कि मुझे कोई गोद ले, और वे ये भी चाहती थी कि को भी मुझे गोद ले वो कॉलेज ग्रेजुएट जरूर हो। इसलिए सब कुछ मेरे जन्म से पहले ही तय था। एक वकील और उनकी पत्नी ने मेरे पैदा होते ही मुझे गोद लेने का निर्णय किया, लेकिन जब मुझे गोद लिया जाने वाला था तो वे अचानक अपना मन बदल देते हैं। उन्होंने निर्णय किया कि वे सचमुच एक लड़की चाहते थे। तब मेरे माता पिता, जो प्रतीक्षा सूची पर थे, ने मध्य रात में एक कॉल पर सुना, हमारे पास एक अप्रत्याशित बच्चा है, क्या तुम चाहते हो? उन्होंने कहा, बिल्कुल। मेरी जन्मजात माता ने बाद में यह जाना कि मेरी मां ने कभी कॉलेज से स्नातक नहीं किया था और मेरे पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं है। आखिरकार उन्होंने अंतिम अडॉप्शन पेपर को साइन करने से इनकार कर दिया। कुछ महीनों बाद ही जब मेरे माता पिता ने वादा किया कि मैं कॉलेज जाऊंगा, तो इस वजह से उसकी माता मान गई। ये मेरे जीवन की शुरुआत थी और 17 वर्षों बाद मैंने कॉलेज जाना शुरू किया। लेकिन मैंने मूर्खता से एक ऐसे कॉलेज का चयन किया जो स्टैनफोर्ड के करीब था, और मेरे कामकाजी माता पिता की सारी जमा पूंजी मेरे कॉलेज शिक्षा पर खर्च हो रही थी। 6 महीने बाद भी मुझे इसमें कोई मूल्य नहीं दिखाई दिया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूं और कॉलेज मुझे इसे समझने में कैसे मदद करेगा। और यहां मैं अपने माता पिता ने अपने पूरे जीवन की बचत का सारा पैसा खर्च कर रहा था। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं कॉलेज छोड़ दूं और विश्वास करूं कि सब ठीक हो जाएगा। यह समय डरावना था, लेकिन पीछे मुड़कर जब मैं देखता हूं तो एहसास होता है यह मेरा एक सर्वश्रेष्ठ निर्णयों में से एक था। जैसे ही मैंने छोड़ दिया, मैं उन आवश्यक कक्षाओं की ओर देखना बंद कर सका जो मुझे रुचिहीन लगता था, और उन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया जो मुझे रुचिकर लगता था। यह सब रोमांटिक नहीं था। मेरे पास एक रहने के लिए रूम नहीं था, इसलिए मैं दोस्तों के कमरों में जमीन पर सोता था। मैं कोक की जमा बोतलों को बेचकर खाना खाता था, और मैं हर रविवार करीब 7 मील चलकर हरे कृष्णा मंदिर में जाता था, जिससे कि हफ्ते में कम से कम एक बार मैं पेट भरकर खाना खा सकूं, और मुझे यह बहुत पसंद भी था। और आखिर क्यों कॉलेज छोड़ना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था? दरअसल उस समय रीड कॉलेज ने शायद देश के सर्वश्रेष्ठ कैलीग्राफी शिक्षा प्रदान की थी। कैंपस के हर पोस्टर, हर ड्रॉयर पर, हर लेबल पर सब कुछ हस्त से कैलीग्राफी किया गया था। क्योंकि मैंने कॉलेज छोड़ दिया था और मुझे सामान्य कक्षाएं नहीं लेनी थी, तो मैंने इसे सीखने के लिए एक कैलीग्राफी कक्षा लेने का निर्णय लिया। मैंने सीखा सेरिफ और सैन सेरिफ टाइप फेसेस के बारे में, अलग अलग अक्षर कॉम्बिनेशंस के बीच अंतर के बारे में, महान टाइपोग्राफी कैसे बनती है। यह सुंदर, ऐतिहासिक रूप से कृत्रिम रूप से सूक्ष्म थी, जिसे कोई भी वैज्ञानिक रूप से तोड़ना संभव नहीं था, और मुझे यह बहुत प्रभावित करने वाला लगा। मेरे जीवन में इसका कोई भी व्यावसायिक अनुप्रयोग नहीं था, लेकिन 10 वर्ष बाद जब हम पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया, और यह विश्व का पहला कंप्यूटर था जिसमें सुंदर टाइपोग्राफी थी। अगर मैं कॉलेज में उस एक ही कोर्स नहीं लिया होता, तो मैक में कभी भी मल्टीपल टाइपफेस या समानुपातिक रूप से फॉन्ट्स नहीं होते। और क्योंकि विंडोज ने बस मैक की कॉपी की थी, तो संभावना है कि किसी भी व्यक्तिगत कंप्यूटर में ये नहीं होते, और व्यक्तिगत कंप्यूटर में वह आश्चर्यजनक टाइपोग्राफी नहीं होती जो अब है। बेशक जब मैं कॉलेज में था तो इन डॉट्स जोड़ना संभव नहीं था, लेकिन 10 वर्षों बाद पीछे देखने पर यह बहुत ही स्पष्ट होता है
कि आप केवल पीछे देखकर ही डॉट्स डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो, तो आपको यह विश्वास करना होगा कि डॉट्स किस प्रकार से आपके भविष्य में कहीं मिलेंगे। आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको किसी न किसी पर तो विश्वास करना होगा, अपने गट्स में, अपने जीवन, कर्म या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यह मानना कि डॉट्स रास्ते में एक दिन जुड़ जाएंगे आपको उस समय अपने दिल को समझाने के लिए साहस देगा जब यह आपको सामान्य मार्ग से हटाएगा। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस्ट के बारे में है। मैं भाग्यशाली समझता हूं, मैंने जीवन की शुरुआत में ही वह काम पाया जिससे मुझे प्यार था। वोज और मैंने एप्पल की शुरुआत की थी जब मैं 20 साल का था। हमारे माता पिता के गैराज में हमने कड़ी मेहनत की और 10 वर्षों में ही एप्पल सिर्फ 2 लोगों से 20 अरब डॉलर की कंपनी बन गई थी, जिसमें 4000 कर्मचारी थे। हमने हाल ही में अपनी सबसे उत्कृष्ट रचना मैकिन्टॉश लॉन्च किया था और मैं 30 का हो गया था, और फिर मुझे कंपनी द्वारा निकाल दिया गया। कैसे किसी को उसकी ही कंपनी से निकाला जा सकता है, वह भी उसी कंपनी से जिसे आपने शुरू किया है। दरअसल जैसे जैसे एप्पल कंपनी बढ़ती गई, हमने एक बुद्धिमान व्यक्ति को हायर किया ताकि वह मेरे साथ कंपनी को चला सके। पहले 1 साल तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर हमारे बीच कंपनी को लेकर विवाद होने लगे और बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया, और इस तरह 30 वर्ष की आयु में मुझे मेरी ही कंपनी से निकाल दिया गया। मेरी जिंदगी का जो फोकस था वह खत्म हो चुका था और यह मेरे लिए पूरी तरह से बर्बाद करने वाला था, और कुछ महीनों तक मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था और मैंने यह भी सोचा कि वैली से भाग जाऊं, लेकिन मुझे अभी भी वही काम पसंद था जिसके लिए मैं पैशनेट हूं। एप्पल में घटित होने वाली घटनाओं से कुछ भी बदला नहीं था। मैं ठुकराया जा चुका था, लेकिन मैं अब भी पैशनेट था और इसलिए मैंने नया आरंभ करने का निर्णय लिया। उस समय मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में पता चला कि एप्पल से निकाला जाना मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी। सफल होने का भारी भार अब बिगनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं अपने आप को हल्का महसूस कर रहा था। अगले 5 वर्षों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और एक और कंपनी पिक्सार शुरू की, और उसी दौरान मुझे एक अद्भुत महिला से प्यार हुआ जो बाद में मेरी पत्नी बनी। पिक्सार ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई और अब यह दुनिया की सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। और एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और इस प्रकार मैं वापस एप्पल में चले गया। मैं पूरी तरह सुनिश्चित हूं कि अगर मुझे एप्पल से निकाला नहीं जाता होता तो यह सब कुछ नहीं होता। यह एक कड़वी औषधि थी, लेकिन मुझे लगता है कि एक मरीज को इसकी आवश्यकता थी। कभी कभी जीवन आपके सिर पर पत्थर से मारता है। आशा मत हारो। मैं यकीन रखता हूं कि जो कुछ भी चल रहा था उसमें सिर्फ मेरा प्रेम था। आपको वह काम ढूंढना होगा जो आप पसंद करते हैं, और यह आपके काम और आपके प्रेमी के लिए भी सच है। आपका काम आपके जीवन का बड़ा हिस्सा भरने जा रहा है, और सच्ची तौर से संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका वह है कि आप वह काम करें जिसमें आप मानते हैं कि यह महान काम है, और महान काम करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप उस काम से प्रेम करें। अगर आपने अभी तक नहीं पाया है तो खोजना जारी रखें, और जैसे कि एक अच्छे रिलेशनशिप में होता है, वह समय के साथ साथ और भी अच्छी होती जाएगी। इसलिए इसे खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी मौत के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोट पढ़ा था जिसमें कुछ इस प्रकार लिखा था, अगर आप प्रतिदिन ऐसा जिएंगे जैसे यह आपका आखिरी दिन हो तो किसी न किसी दिन आप सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे जीवन पर एक गहरा प्रभाव डाला, और उसके बाद से अब तक 33 वर्षों से मैं हर सुबह आईने में देखकर खुद से पूछता हूं कि अगर ये आज मेरे जीवन का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वह करता जो मैं आज करने वाला हूं? और अगर जवाब ना होता है तो मैं समझ जाता हूं मुझे कुछ बदलने की आवश्यकता है। यह याद रखना कि एक दिन मरना है किसी भी चीज को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं, इसलिए ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि आप अपने दिल की आवाज न सुने। करीब 1 साल पहले ही मुझे पता चला कि मुझे कैंसर का हुआ है, और जब मेरा स्कैन हुआ तो मेरे पैंक्रियास पर एक ट्यूमर साफ दिखाई दे रहा था। मैं तो यह भी नहीं जानता था कि पैंक्रियास क्या है। डॉक्टर्स ने मुझे यह कहा कि यह लगभग निश्चित रूप से एक ऐसा प्रकार का कैंसर है
जो अविश्वसनीय है, और डॉक्टर ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि अब मेरे पास केवल अधिकतम 3 से 6 महीने तक का समय ही बचा है। दरअसल उनका कहना इस बात की ओर था कि आप घर जाकर अपने प्रशासनिक काम सुलझा लें, मतलब आप मरने की तैयारी कर लीजिए। उनके कहने का मतलब था कि वो सारे काम कर लीजिए जो आप अगले 10 सालों में करने वाले थे। अर्थात डॉक्टर की भाषा में इसका मतलब था कि आपका अंतिम समय आ चुका है। मैं उस निदान के साथ पूरे दिन रहा। उसके बाद उसी शाम मैंने एक बायोप्सी करवाई, जहां उन्होंने मेरे गले में एक एंडोस्कोप डाला और एक सुई से ट्यूमर के कुछ सेल्स निकाले गए। मुझे बेहोश किया गया था, लेकिन मेरी पत्नी वहां थी। उसने मुझे बताया कि जब डॉक्टर ने कोशिकाएं माइक्रोस्कोप से देखीं तो डॉक्टर भी रो पड़ा, क्योंकि यह एक बहुत दुर्लभ प्रकार का पैंक्रियाटिक कैंसर है जो सर्जरी से ठीक हो सकता है। मैंने सर्जरी करवाई और सौभाग्य से अब मैं ठीक हूं। मैं मौत के करीब इससे पहले कभी नहीं था, और मैं आशा करता हूं कि आने वाले कुछ समय तक मैं पहुंचूं भी ना। इससे गुजरने के बाद मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मौत एक उपयुक्त परंतु विशुद्ध रूप से बौद्धिक अवधारणा है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहां तक कि वो लोग जो स्वर्ग जाना चाहते हैं फिर भी स्वर्ग के लिए मरना नहीं चाहते। और फिर भी मौत हम सभी का साझा गंतव्य है। कोई इससे बच नहीं सका है, और यह शायद जीवन का एकमात्र सर्वोत्तम आविष्कार है। यह जीवन एक परिवर्तन एजेंट है। यह पुराने को साफ करके नए के लिए जगह बनाता है। अभी तुम नए हो, लेकिन एक दिन तुम भी पुराने हो जाओगे। इतना इमोशनल होने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन यह सत्य है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और के जीवन को जीकर बर्बाद मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपनी सोच को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचार, शोर में अपने अंदर की आवाज को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने दिल और अंतर्ज्ञान की बात सुनने का साहस रखें। वे किसी तरह पहले से ही जानते हैं कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। तो पहले अपने दिल की बात सुने, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। और अंत में यही कहूंगा, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। और मैंने अपने लिए भी यही मांगा है, और जब आप यहां से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आपके लिए भी यही मांगता हूं, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। अर्थात भूखे रहो, मूर्ख रहो। भूखे यानी कुछ करने की भूख आपके अंदर होनी चाहिए, और मूर्ख यानी कि मूर्ख रहकर ही आप कुछ सीख पाओगे। अगर आपको यह लगता है कि आप सब कुछ पहले से ही जानते हैं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, ताकि जब भी हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करें तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को यहां तक देखने और आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद।